So we'll go ahead with next topic today, that is specific heat capacity. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। उसका एक सिंपल सा रीजन है, रीजन आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अलग अलग सब्सटेंस के लिए मतलब सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अलग से डिफाइन करेंगे, और गैसेस के लिए हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अलग से डिफाइन करेंगे। उसका एक सिंपल सा रीजन है दैट यू विल नो इन अ व्हाइल। तो विल फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो specific heat capacity of solids and liquids। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब होता क्या है? लेट्स ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ रियल लाइफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट आप सब ने खिचड़ी खाया होगा, खिचड़ी। हाँ, राइट, ओके। तो इन दैट यू हैव मेनी इंग्रेडिएंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल टोमेटोज, पोटैटोज, ऑनियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो टेस्ट की बात नहीं करेंगे, टेस्ट बात साइड में रखो फिलहाल। तो इन दैट पर्टिकुलर प्रिपरेशन आप राइस डालते हो, फिर आप टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डालते हो, और आप सब चीज़ों को एक ही कुकर के अंदर पकाते हो। राइट, इसका मतलब क्या होता है कि सब के सब इंग्रेडिएंट्स को आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया है। ये मतलब हुआ ना, क्योंकि तुमने उस पूरे कुकर को रख दिया एक गैस के ऊपर, तो हीट सप्लाइड टू ऑल दिस इज सेम। राइट, तो जब बन गया एंड व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग, गलती से तुमने गरम गरम टमाटर खा लिया, क्या होता है ना? तो यू फील बर्न्ड। राइट, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर ईटिंग द सेम राइस विच वॉज कुक्ड इन द सेम कुकर एट द सेम टेम्परेचर। तो उसमें से सबसे ज्यादा गरम हमको टमाटो क्यों लगा, या फिर पोटैटो क्यों लगा, या फिर ऑनियन क्यों लगा? उसका रीजन है देयर समथिंग कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी तो मैंने आपको ये रियल लाइफ एग्जाम्पल बताया, तो जो ज्यादा गर्म लगता है आपको उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है। राइट, जो थोड़ा कम गर्म लग रहा है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ा सा कम है। वो मैंने आपको सिर्फ एक जनरल एग्जाम्पल दिया जस्ट टू कनेक्ट विद द टॉपिक। तो लेट अस टेक सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो विल टेक टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल। एक काम करेंगे, लिक्विड्स नॉट ऑयल्स। एक लेते हैं पैराफिन ऑयल, और एक ले लेंगे हम लोग वाटर। तो व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग दो अलग अलग लिक्विड्स ले रहे हैं। वी आर टेकिंग टू डिफरेंट लिक्विड्स, वन इज पैराफिन ऑयल while the other is water, and we will take the same quantity of both of this। तो हमने पैराफिन ऑयल और वाटर दोनों ले लिया सेम क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में। तो फॉर एग्जांपल, अगर पैराफिन ऑयल 1 लीटर है तो वाटर भी 1 लीटर है, सेम क्वांटिटी। और हम इन दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं। गुड। So you have same quantity of paraffin oil and water. You are supplying same amount of heat to both. So what is your expectation? दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए बाय सेम अमाउंट। ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट पैराफिन ऑयल का जो चेंज इन टेम्परेचर है वो लगभग ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ वाटर है। तो इट इज सीन दैट पैराफिन ऑयल, the change in temperature or rise in temperature of paraffin oil is twice that of water when you have the same quantity of both the liquids and you are providing the same amount of heat। लेकिन पैराफिन के केस में इंक्रीज इन टेम्परेचर डबल है। तो ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए हमको डिफाइन करना पड़ता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी वो एग्जांपल मैं लिखूंगा नहीं, थ्योरी तो मैं बहुत कम लिखूंगा यहाँ पे, सिर्फ समझने के लिए आपको। तो हो क्या रहा है, हमारे पास दो अलग अलग टाइप के लिक्विड्स हैं। हमारे पास वो दो लिक्विड सेम क्वांटिटी में है। हमने दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दिया। जब दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट से चेंज होना चाहिए था। लेकिन पैराफिन ऑयल का टेम्परेचर लगभग डबल से इंक्रीज हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ गया तो पैराफिन का 20 डिग्री से बढ़ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका मतलब ये होता है कि द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस for a given amount of heat depends on the type of substance।
राइट। तो सब्सटेंस के टाइप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हो टू अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंस। वाटर के लिए अलग, पैराफिन के लिए अलग, कोकोनट ऑयल के लिए अलग, सनफ्लावर ऑयल के लिए अलग, राइट। तो इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट यू आर टेकिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया पिक्चर? तो हम डिफाइन करेंगे आगे। राइट, हो क्या रहा है, समझ में आया? हमारे पास दो लिक्विड थे, एक पैराफिन ऑयल है। आप पैराफिन ऑयल क्यों बोल रहे हो? तो हमारे बुक में एग्जांपल पैराफिन ऑयल का दिया तो मैंने भी पैराफिन ऑयल ले लिया। तो एक पैराफिन ऑयल है और एक वाटर है, दोनों का क्वांटिटी क्या है? सेम है। दोनों को हमने क्या सप्लाई किया? हीट। कितना? सेम अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन पैराफिन ऑयल का जो राइज इन टेम्परेचर है वो लगभग ट्वाइस है, ट्वाइस दैट ऑफ वाटर। करेक्ट। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस? क्या समझ में आया तुमको यहाँ से? इमेजिन मुझे एक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, बराबर। तो मुझे उसको सम अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना भी हीट लगता है उसको आप बोलते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो हम लोग पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन कर लेंगे। तो कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका मास है 1 किलोग्राम। कितना? 1 kg। कितना? 1 kg। कितना? 1 kg। 1 kg को यूनिट मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट मास। अभी यूनिट मास क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं ऐसा सिस्टम में हूं तो मैं 1 kg बोलूंगा, अगर मैं सीजीएस में तो मैं 1 ग्राम बोलूंगा। ठीक है। तो हमारे पास सब्सटेंस था यूनिट मास, उसका टेम्परेचर हमको बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से। तो हम जितना भी हीट सप्लाई करेंगे उसको, क्योंकि टेम्परेचर अपने आप तो नहीं बढ़ने वाला, हीट सप्लाई करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय हाउ मच? 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो डिफाइन कैसे करोगे? द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise or to increase, to raise the temperature। और रिमेंबर, मैं जानबूझ के यहाँ पे ना टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। यूनिट मास, यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम, राइट। और हम लोग जब लिक्विड्स या सॉलिड्स की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करते टाइम कितना मास लेते हैं? यूनिट मास 1 kg। गैस में ऐसा नहीं है। गैस में हम लोग 1 kg ऑफ गैस ले सकते हैं या फिर 1 मोल ऑफ गैस भी ले सकते हैं। तो वहां पे दो टाइप के हीट कैपेसिटी डिफाइन होगी। एक को तुम बोलोगे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और एक को तुम बोलोगे मोलार स्पेसिफिक हीट। तो बाद में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए अभी से क्लियर रखो। जब भी आपके पास क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस 1 किलोग्राम हो, यूनिट मास हो, राइट, करेक्ट। सॉलिड्स और लिक्विड्स में हमने क्या किया? वी हैव टेकन हाउ मच क्वांटिटी? यूनिट मास। तो व्हेनेवर यू हैव 1 किलोग्राम क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, उस स्पेसिफिक हीट को बोलते हो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। तो सॉलिड्स एंड लिक्विड के केस में हमने कितना क्वांटिटी लिया है? यूनिट मास। इसका मतलब सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए हम लोग कौन सा स्पेसिफिक हीट डिफाइन कर रहे हैं? प्रिंसिपल, राइट। यहाँ पे मोलार डिफाइन करता ही नहीं है, वो गैस में देखेंगे। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस। टेम्परेचर कितने से बढ़ाना था? हाँ, बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको? इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल आइडिया। हमारे पास एक सब्सटेंस है, मे बी लिक्विड मे बी सॉलिड, 1 किलोग्राम है। उसका टेम्परेचर हमको 1 डिग्री से बढ़ाना था, तो हमने कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दिया। तो वो जितना भी हीट था उसको बोल दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बराबर। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज डिफाइंड एज और इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एक फॉर्मूला भी बना ही लेते हैं फिर। तो specific heat capacity, remember, is the amount of heat required, Q is the amount of heat required per unit mass
एंड यू आर सपोज टू चेंज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ऐसा फॉर्मूला मिलेगा आपको नोट्स में, है क्या? एस इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, है ना ऐसा? वेयर क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, एम इज मास ऑफ द सब्सटेंस एंड डेल्टा टी इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट? तो एस क्या है? एस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, what is q? q is amount of heat supplied, amount of heat supplied. m is mass of substance, mass of substance, and delta t is increase in temperature. अभी बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हमने तो बोला कि यूनिट मास होना चाहिए तो m की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए, ऐसे था ना? थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, मेरे पास 1 kg मास नहीं था, बराबर? मैंने हीट सप्लाई कर दिया और टेम्परेचर 1 डिग्री से नहीं बढ़ा, लेकिन डिफाइन कैसे किया था तुमने? मास कितना होना चाहिए था? 1 kg। तो मैंने डिवाइड बाय मास कर दिया ना। अगर टोटल मास 5 kg है मान लो, तो मैं जब हीट सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं पूरे 5 किलो को सप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से मास कितना होना चाहिए था? 1। तो मैंने डिवाइड बाय 5 कर दिया, राइट? अगर मेरे पास 10 किलोग्राम मास होगा तो मैं कितने डिवाइड करूंगा? 10। 6 होगा तो 6, तो डिवाइड बाय मास। क्योंकि हम जब बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं तो पूरी बॉडी को करते हैं। अब पूरी बॉडी का मास 1 kg नहीं भी हो सकता है 8 किलोग्राम है, तो डिवाइड बाय क्या कर लिया? 8। और जो हमने हीट सप्लाई किया, मान लो उसने टेम्परेचर 1 डिग्री से नहीं बढ़ाया, 20 डिग्री से बढ़ा दिया, तो हमने डिवाइड बाय क्या कर लिया? 20। तो डिनोमिनेटर में एम और डेल्टा टी क्यों है? क्योंकि अभी आपने बोला भाई डेफिनेशन, आपका जो भी बॉडी था उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ना चाहिए था? 1 डिग्री। मान लो 20 से बढ़ गया, तो डिवाइड बाय क्या कर लिया? 20। तो बाय डेफिनेशन, क्योंकि तुमने बोला है यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर का इंक्रीज होना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस से, तो आप क्या करते हो? डिवाइड कर लेते हो। क्योंकि यू आर नॉट श्योर कि आपके पास 1 kg का मास है कि नहीं है, एंड यू आर नॉट श्योर कि सच में डिग्री टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो हमने डिवाइड कर दिया मास और डेल्टा टी से। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो डेफिनेशन याद रहेगा? याद रहेगा ना? The amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of substance at 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called as specific heat capacity of that substance. And formula wise S equal to Q upon M delta T. Right? ये था सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए। लेकिन गैस का प्रॉब्लम क्या है, हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस में बेसिक डिफरेंस था इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सॉलिड्स में क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट होता है, मतलब एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और लिक्विड्स में थोड़ा सा लूज पैकिंग होता है। गैस में तो एब्सोल्युटली मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स में जब आप सॉलिड्स या लिक्विड्स को स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देते हो तो चेंज इन टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता है। इफ यू गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, तो देर इज नो लार्ज चेंज इन टेम्परेचर, राइट? एंड ऑफ कोर्स प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज तो निग्लिजिबल होता है। So when you supply small amount of heat to a solid, the change in pressure and volume is almost negligible. लेकिन गैस में जब आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब थोड़ा सा हीट दोगे, तो क्या होगा? देयर इज लार्ज चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो फॉर गैस, रिमेंबर डिफरेंस क्या है? क्यों अलग अलग से क्यों डिफाइन कर रहे हैं? दो डेफिनेशन है ही नहीं, है एक ही डेफिनेशन। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए व्हेन यू गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, प्रेशर एंड वॉल्यूम डज नॉट चेंज बाय लार्ज अमाउंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। लेकिन गैस में प्रॉब्लम क्या है ना, गैस में तुमने गैस लॉ सीखे थे, मैंने सिखाए थे। क्यों सिखाए थे? इससे सिखाए थे, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं थोड़ा सा हीट देता हूँ, मतलब टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इन केस ऑफ गैसेस, a small change in temperature is accompanied by change in volume and pressure. इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस के केस में डिफाइन करने के लिए दो टाइप के डिफाइन करते हैं। एक को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये गैस लॉ से आ रहा है आपके।
अभी भी जिंक को कनेक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा कनेक्ट करो। गैस का स्टडी करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 4 पैरामीटर यूज करते हो, एक था प्रेशर, एक था वॉल्यूम, एक था टेम्परेचर और एक था एंट्रोपी। एंट्रोपी हम लोग फिजिक्स में डिस्कस करते ही नहीं है, वो आप केमिस्ट्री में कर लोगे। तो बचे 3, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूं तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बॉयल्स लॉ, बराबर। अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हूं तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गेलुजैक्स लॉ। अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ। यहां तक क्लियर? यहाँ पे बॉयल्स लॉ तो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, तुम बोल ही रहे हो ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? नहीं, मतलब बॉयल्स लॉ की तो बात ही नहीं होगी। अब कौन से 2 लॉ बचे? चार्ल्स लॉ एंड गेलुजैक्स लॉ। एंड एज यू सी फ्रॉम दीज 2 लॉज, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो और प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट? तो मतलब मुझे स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते वक्त पहले प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा और फिर हीट सप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो वो स्पेसिफिक हीट कौन सा होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरे केस में मुझे क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा? वॉल्यूम, और हीट सप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बेसिक आइडिया ये है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट, फॉर गैस, फॉर गैस। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फॉर गैसेस, फॉर गैसेस a small increase in temperature, मतलब small amount of heat, small increase in temperature is accompanied by, is accompanied by टेम्परेचर चेंज किया तो कौन कौन चेंज हुआ? is accompanied by change in pressure and volume, change in pressure and volume। तो हम एक बार प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक बार हम लोग क्या कांस्टेंट रखेंगे? वॉल्यूम, उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देयरफॉर, देयरफॉर फॉर गैसेस वी डिफाइन स्पेसिफिक हीट। और मैं ना बार बार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसको शॉर्ट फॉर्म में स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो वी डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी एट, एट एट पहले क्या कांस्टेंट रखा? प्रेशर। फिर क्या कांस्टेंट रखा? वॉल्यूम। तो वी डिफाइन स्पेसिफिक कैपेसिटी एट, एट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो थोड़ा सा अभी एक काम करेंगे ना, एक ट्री डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा आगे जाके 5-6 डेफिनेशन हमको और देखनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की 5-6 डेफिनेशन देखनी है, तो कंफ्यूजन नहीं हो। इसके लिए काम करते हैं, एक एक ट्री डायग्राम बना लेते हैं। तो गैस के लिए जब मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, गैस के लिए, हाँ, तो गैस के केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप डिफाइन करते वक्त एक बार क्या कांस्टेंट रखते हो? प्रेशर। और एक बार क्या कांस्टेंट रखते हो? वॉल्यूम। तो आपने एक बार कांस्टेंट प्रेशर रख दिया, उसको बोल दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक बार आपने वॉल्यूम को रख दिया कांस्टेंट, उसको बोल दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अभी मैं डिफाइन करके दे रहा हूं आपको, अच्छे से समझ लो। ये फ्री के मार्क्स है, छोड़ना नहीं, बिल्कुल छोड़ना नहीं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिफाइन कैसे करेंगे, थोड़ा अच्छे से सुन लेना। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, आपको यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताया क्या? 1 kg 1 मोल, कुछ नहीं बोला ना? तो क्या बोलना? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस। क्योंकि हमको बोला ही नहीं 1 kg की 1 मोल है, तो हमने क्या बोल दिया? सर्टन अमाउंट ऑफ गैस। कितने डिग्री से बढ़ाते हैं टेम्परेचर? बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वो बन जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला होगा तो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला होगा तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डिफाइन करते वक्त लेट अस कीप इट वेरी सिंपल। कैसे डिफाइन करेंगे बताइए? हम्म, नजर हटी, दुर्घटना घटी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, बोलो बोलो, हीट क्यों रिक्वायर्ड था? क्या करना है? टेम्परेचर बढ़ाना है। कितने कितने से? 1 डिग्री सेल्सियस से। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ऑफ अ सर्टन, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि कितना अमाउंट ऑफ गैस है, ऑफ अ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस, सर्टन अमाउंट ऑफ गैस, क्योंकि तुम अभी गैस के लिए डिफाइन कर रहे हो। बाय हाउ मच? बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, बराबर, राइट। अभी सिर्फ यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको क्या बोलोगे? amount of heat required to raise the temperature of a certain amount of gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant pressure is known as is known as specific heat capacity at constant pressure. Very good. At constant pressure. सही है, गोइंग गुड। नहीं, ये बेसिक समझेगा तो 12th का थर्मोडायनेमिक्स समझ में आएगा। मैं इसके लिए एकदम बेसिक बेसिक से लेता हूँ ऊपर, अभी आएगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर में समझ में आएगा कि ये एक एक वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा वेट करो। अभी इसके बाद हमने प्रेशर कांस्टेंट रख लिया, हमने हीट सप्लाई कर दिया, टेम्परेचर एडी से बढ़ गया, तो जितना भी हीट लगा उसको बोल दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप एक काम करेंगे, अब हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। अब हम क्या कांस्टेंट रखेंगे? वॉल्यूम। और हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, कब तक सप्लाई करेंगे? जब तक टेम्परेचर कितने से नहीं बढ़ता, 1 डिग्री सेल्सियस तक। तो क्या बोलोगे उसको? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट constant volume is known as specific heat capacity at constant volume। हो गया डेफिनेशन? हो गया? ये जनरल डेफिनेशन था, यहाँ तक क्लियर? दिस इज जनरल डेफिनेशन। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दो टाइप है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें और दो दो टाइप है, एक है मोलर और एक है प्रिंसिपल। तो इसमें आप डिफाइन कर सकते हो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोर्स, और एक को आप बोल सकते हो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एक को बोलोगे प्रिंसिपल, एक को आप बोलोगे मोलार। मिस्टर वाइट, तो जो भी तुम देख रहे हो अंदर रख दो। हम्म, अब ये प्रिंसिपल और मोलार का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमने जब जनरल डेफिनेशन लिया, तो जनरल डेफिनेशन में हमने क्या बोला? सर्टन अमाउंट, सर्टन अमाउंट। हमने अमाउंट कितना वो स्पेसिफाई किया क्या? नहीं। अगर अमाउंट ऑफ गैस 1 kg था, तो इसी को बोलते हो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अभी तक तुम क्या बोल रहे थे? स्पेसिफिक कैपेसिटी। इफ द अमाउंट ऑफ गैस इज 1 किलोग्राम, उसको आप बोलते हो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। और कांस्टेंट क्या था? प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मेरे पास क्वांटिटी ऑफ गैस 1 मोल है, तो उसको क्या बोलोगे? मोलार स्पेसिफिक हीट। तो अभी थोड़ा अच्छे से समझ लो, या तो क्लियर हो गया ना? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो क्लियर है। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कांस्टेंट रखा तो एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट प्रेशर में वापस दो टाइप आ गए। क्यों? क्योंकि गैस के केस में हम लोग 1 मोल ऑफ गैस भी ले सकते हैं, हम 1 kg ऑफ गैस भी ले सकते हैं। तो अगर मैंने अमाउंट ऑफ गैस 1 किलोग्राम लिया, तो उसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैं बोलूंगा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बराबर, राइट। और अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो मैं बोलूंगा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर मैंने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिया है, यू नो व्हाट इज 1 मोल ऑफ अ गैस? इट कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? 6.023 इंटू 10⁻23, बराबर? गुड है ना? तो एक केस में हमारे पास क्वांटिटी था 1 kg और एक केस में हमारे पास क्वांटिटी था 1 मोल। और अगर आपके पास क्वांटिटी है 1 kg, इसको नॉर्मली डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। बुक टू बुक नोटेशन वेरी करते हैं, तो इसलिए अच्छे से देख लो। ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का नोटेशन क्या है? एस। और प्रेशर कांस्टेंट है तो एसपी। और मोलार के लिए सी, प्रेशर कांस्टेंट है तो सीपी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये आ जाएगा एस वी और ये हो जाएगा सी वी। क्लियर? बुक टू बुक वेरी करता है। बहुत सारे बुक्स में क्या किया है ना, प्रिंसिपल को कैपिटल सीपी बोल दिया और इसको स्मॉल सीपी बोल दिया। इसको कैपिटल सीवी बोल दिया, इसको स्मॉल सीवी बोल दिया। तो इट विल डिपेंड फ्रॉम बुक टू बुक, नोटेशंस विल चेंज। तो मैं कम से कम मेरे नोट्स के हिसाब से और आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के हिसाब से कैपिटल एस और कैपिटल सी यूज करने वाला हूं। तो अभी आई वांट टू नो, ये डेफिनेशन देख लो और मुझे बताओ, हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर? The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance, 1 kg को यूनिट मास बोलते हैं, of gas by or 1 Kelvin at constant pressure is known as principal specific heat capacity at constant pressure। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम बोला हो तो बाकी सब सेम, सिर्फ यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम और यहाँ बोलोगे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था, बराबर? मैं जानबूझ के मिक्स करता हूँ वर्ड्स को। मैंने पहले बोला कांस्टेंट प्रेशर, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर मैंने बोला प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने मोल की बात नहीं की, अब करूंगा। व्हाट इज मोलार स्पेसिफिक हीट? मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant volume is known as molar specific heat at constant volume। तो ऐसा आप मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का भी डेफिनेशन बना लोगे। तो ओवरऑल पहले हमने जनरल डेफिनेशन रेडी किया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए जब हम लोग हम लोग जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं तो वो हमेशा यूनिट मास के लिए होता है। मतलब इट इज ऑलवेज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। किसके लिए? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए। किसके लिए? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए। यहाँ तक क्लियर? तो अगर आपको कहीं पे भी सिर्फ ऐसा ही बोला होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड, तो वो कौन सा होगा? प्रिंसिपल। मतलब क्वांटिटी कितना लिया है? यूनिट मास, मतलब 1 kg। तो डिफाइन करते वक्त ये याद रखना, गैस के लिए हम लोग 2 टाइप के डेफिनेशन करते हैं डिपेंडिंग ऑन। सबसे पहले क्या है कि गैस का थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा है कि हमने गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, तो साथ में वॉल्यूम भी चेंज होता है और प्रेशर भी चेंज होता है। तो हम एक केस में वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देते हैं, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और दूसरे में हम लोग प्रेशर कांस्टेंट रख देते हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये 2 टाइप हो गए, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन हमने अब तक क्वांटिटी कितना है गैस का वो बताया ही नहीं। तो एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस दोनों में 2 टाइप है। इफ यू हैव 1 kg ऑफ गैस तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, इफ यू हैव 1 मोल ऑफ गैस तो मोलार स्पेसिफिक हीट। तो याद रहेगा पक्का? क्योंकि देखो 12th के थर्मोडायनामिक्स में और 12th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, दोनों जगह पे ये वापस लगने वाला है। और तो इतना कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा क्या था। कुछ नहीं था, सिंपल सी बात है, सब्सटेंस है, 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट सप्लाई करना पड़ेगा, उस हीट सप्लाई को बोलते हो तुम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक? अगर सॉलिड लिक्विड्स है तो वहां पे यूनिट मास ही ले रहे हो तो उधर बात ही खत्म हो गई, तो वहां पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। वहां पे वैसे भी ज्यादा प्रेशर वॉल्यूम चेंज होता नहीं। गड़बड़ होती है गैसेस में। गैसेस में यू हैव टू डिफाइन एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
देन यू टू डिफाइन फॉर 1 kg एंड फॉर 1 मोल। अब जो मैं अभी बता रहा हूँ वो अभी आपको टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ना 11 में ना 12 में, लेकिन ये अभी आपको याद रखने के लिए। 12th में एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं मायर्स रिलेशन, तो बताऊंगा 12th में मैं, डिराइव तो 12th में करेंगे। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल ऑफ गैस। एक केस में मैं प्रेशर कांस्टेंट रख रहा हूँ। प्रेशर कांस्टेंट रखने का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम कैन चेंज, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट तो चेंज क्या हो रहा है फिर, वॉल्यूम। प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है वॉल्यूम। बराबर, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, वॉल्यूम। और एक केस में ना, इन वन केस यू हैव कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जब तुम बोलते हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसमें तुम क्या करते हो, उसमें तुम मूवेबल पार्ट्स नहीं दिखाते हो। जैसे पहले केस में हमने एक पिस्टन दिखाया, पिस्टन क्या होता है, मूव होता है ना, मूव ऊपर नीचे मूव होता है। और यहाँ पे दूसरे केस में मैंने सारे के सारे बाउंड्रीज को फिक्स दिखाया है, तो मूविंग पार्ट नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एक 1 मोल ऑफ गैस है। क्या है, 1 मोल ऑफ गैस है। तो 1 मोल ऑफ गैस है, तो मैं कौन सा स्पेसिफिक हीट का बात कर रहा हूँ, मोलर। वेरी गुड। और यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ गैस है। यहाँ पे जो गैस है और वहां पे जो गैस है, दोनों सेम टाइप का गैस है। मतलब ये हाइड्रोजन तो वो भी हाइड्रोजन, ये हीलियम तो वो भी हीलियम। और मैं यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी हीट सप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले मेरे को एक बात बताओ, ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है कि मोलार, मोलार। और जो डायग्राम ए है वो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वाला है कि कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है, प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। तो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को कैसे डिनोट किया था, सीपी से। दूसरे केस में, दूसरे केस में मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, गुड, सीवी, वेरी गुड। दोनों से ज्यादा कौन सा, ये क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर एंड ऑफ कोर्स व्हाई। मैं सोचने पे मजबूर करूंगा, इतना मजबूर करूंगा कि तुमको फिजिक्स या तो समझेगा या तो तुम डायरेक्ट क्लास छोड़ दोगे, दोनों में से। आई एम ओके विद बोथ, बट आई विल हैप्पी, मोर हैप्पी इफ यू अंडरस्टैंड रीजन बिहाइंड व्हाई, which one is greater, CV, क्यों। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या था, कितना हीट लग रहा है, क्या करने के लिए, 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सोचो और बताओ, विच वन इज ग्रेटर, वाई। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब तुम प्रेशर कांस्टेंट रखते हो लेकिन तुम वॉल्यूम को बढ़ने देते हो, तो व्हेन यू सप्लाई हीट हियर, तो ये हीट कहाँ जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स के पास। एंड गैस मॉलिक्यूल्स दे आर ऑलरेडी मूविंग, नाउ दे विल टेक द हीट एंड मूव फास्टर, एंड दे विल कोलाइड विद द पिस्टन। और क्योंकि पिस्टन मूवेबल पार्ट है, तो ये मूव होगा। मतलब बेसिकली पता है क्या हुआ, यहाँ पे जो तुमने हीट सप्लाई किया ना, उसका कुछ पार्ट यूज हुआ टू इंक्रीज द वॉल्यूम। इसको थर्मोडायनामिक्स की लैंग्वेज बोलते हैं वर्क डन। तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ हीट विच इज यूज टू डू वर्क टू इंक्रीज वॉल्यूम। बराबर, मतलब जो मैंने हीट दिया उसने सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, उसका एक पार्ट वॉल्यूम को इंक्रीज करने के काम में आया, राइट। दूसरे केस में मैं जितना भी हीट सप्लाई कर रहा हूं, वो पूरा का पूरा हीट एक ही चीज में यूज हो रहा है, टू इंक्रीज टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर मैं 10 जूल ऑफ हीट देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और वहां पे भी 10 जूल ऑफ हीट देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मे बी सेकेंड केस में पूरा का पूरा 10 जूल ऑफ हीट क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, राइट, 1 डिग्री से। और यहाँ पे मान लेते हैं 10 जूल में से 5 जूल तो वर्क कर रहा है, बचा कितना, 5 जूल। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, मान लो 0.5 डिग्री। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज मोर देन कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे तुमको ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सम पार्ट ऑफ हीट दैट यू आर सप्लाइंग इज यूज्ड टू मूव द पिस्टन अप। यहाँ तक क्लियर है, पक्का। तो सीपी और सीवी में से कौन ज्यादा होता है, कौन ज्यादा होता है, कौन ज्यादा होता है, सीपी। तो एक रिलेशन आप 12th में डिराइव करोगे जिसको तुम बोलते हो मायर्स रिलेशन, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। केमिस्ट्री में हुआ कि
नहीं, तो जब होगा तब होगा। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कंफ्यूजन इतना होता है कि सीपी माइनस सीवी था कि सीवी माइनस सीपी था, तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, अच्छे से सोच लो। सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, तो बड़े में तो छोटा नंबर माइनस करोगे ना, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होना नहीं चाहिए। तो यहां तक क्लियर है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। क्लियर है तक? अब ये सीपी और सीवी में रिलेशन क्या है, सॉरी, मोलार स्पेसिफिक हीट में और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में रिलेशन क्या है। अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको बता दिया प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस, सर्टन अमाउंट कितना अमाउंट, प्रिंसिपल बोला तो कितना अमाउंट 1 kg। अगर आपको बोला है कि प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट फॉर अ गैस इज सम वैल्यू, एक वैल्यू दे दी, और आपको बोला है इसी गैस के लिए मोलार स्पेसिफिक हीट निकालो, तो दिया क्या था एस, पूछा क्या है सी, दिया क्या है एस, पूछा क्या है सी, उल्टा भी हो सकता है। मे बी दे गिव यू व्हाट इज मोलार स्पेसिफिक हीट एंड दे आस्क यू व्हाट इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, तो रिलेशन तो पता होना चाहिए। तो लेट अस डिराइव रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एंड एंड मोलार स्पेसिफिक हीट। So let us derive relation between principal specific heat and molar specific heat। एक काम करते हैं, पहले प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, तो एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर के लिए बनेगा वैसा का वैसा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी बनता है सेम वे। तो वी नो दैट, तुमको क्या पता है, तुमको क्या पता है, तुमको पता है ये, पता है ये, पता है ना, मतलब हमको ये पता है कि प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। कहाँ से आया, एम ने डिफाइन किया वहां से आया, राइट। लास्ट बेंच, यहाँ ध्यान दो, सीधा बैठो। यहाँ पे एम क्यों लिखा हमने, एम क्यों लिखा है, मास है मास। तुम कौन सा स्पेसिफिक हीट ले रहे हो, प्रिंसिपल, उसमें क्या होता है, क्या होता है, मास होता है, क्या होता है, मास होता है। ऑल्सो अगर मुझे मोलार स्पेसिफिक हीट चाहिए, सीपी चाहिए, तो कैसे डिफाइन करूं, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में कितना आपके पास क्वांटिटी था, यूनिट मास, तो क्या लिखा तुमने, मास। मोलार स्पेसिफिक हीट में कितना क्वांटिटी है, मोल, 1 मोल, तो यहाँ पे मोल को पता है किससे डिनोट करते हो, किससे, स्मॉल एन से, किससे, स्मॉल, सेम फॉर्मूला है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के लिए एस, मोलार के लिए सी, और प्रेशर था कांस्टेंट, तो इधर भी पी वहां भी पी। ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है तो वो होता है यूनिट मास के लिए, तो यहाँ पे एम, वो मोलार स्पेसिफिक हीट है होता है मोल के लिए, तो वहां पे एन, तो फॉर्मूला सेम है। यहाँ तक क्लियर, सिर्फ एम की जगह पे एन, एस की जगह पे सी, क्लियर यहाँ तक, पक्का पक्का। ओके, इक्वेशन नंबर 2, बट डू यू नो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, पता है ना ये, कैपिटल एम क्या होता है, मोलार मास, ठीक है, या मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं बहुत जगह पे उसको, तो ठीक है मोलार मास, कोई बात नहीं। सब्स्टिट्यूट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 क्या मिलेगा आपको, सीपी क्या मिल जाएगा, 1/n, 1/n है तो स्मॉल एम, यहाँ पे कैपिटल एम, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो एक काम करें, इसको ना, इसको थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं, व्हाट इज दैट, क्या है वो, तो सीपी क्या बन गया, सीपी क्या बन गया, एम इंटू एस पी, मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू मोलार मास इंटू इंटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये किसके लिए है, एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए। अगर मैं सिमिलर फॉर्मूला कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए करूं तो क्या आएगा, सीबी इक्वल टू एम एस वी। अगर मैं इन जनरल बोलूं, मैंने लेट अस से कि मैं प्रेशर या वॉल्यूम मेंशन कर ही नहीं रहा हूं, तो क्या लिखेंगे, सी इक्वल टू एम इंटू एच, हो गया।
मोलार स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू मोलार मास इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। क्लियर यहाँ तक? गुड। तो अभी पिछले 10 मिनट में तुमने क्या सीखा? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ज्यादा लगता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो पहला ये याद रखना, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज मोर एट कांस्टेंट प्रेशर देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर हमने ये देखा कि एसपी मतलब प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, और सीपी मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। लेकिन एन नंबर ऑफ मोल्स होता है विच इज मास अपॉन मोलार मास। तो एन की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो क्या बन गया? सीपी क्या बन गया? एम डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी ये कौन होता है? एसपी होता है। तो सीपी इज एम इंटू एसपी। सिमिलरली सीवी विल बी m into SV. In general, C equal to m into S. मतलब molar specific heat is equal to molar mass into principal specific heat. Very good, excellent, good, clear यहाँ तक? और अगला टॉपिक क्या है? हीट इक्वेशन। क्या हीट इक्वेशन? बस सिंपल सी चीज है। तो हीट इक्वेशन समझने के लिए ना, हीट इक्वेशन समझने के लिए ये हीट इक्वेशन मतलब हीट इक्वेशन कुछ और नहीं है, ये यही इक्वेशन है जो हमने लिखा ना, एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। सिर्फ हीट इक्वेशन समझाने के लिए उन्होंने उन्होंने तुमको एक एग्जांपल दिया। उन्होंने क्या बोला है कि मान लो, इमेजिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है लेट अस से 1000 जूल। कितना है? 1000 जूल। एक सब्सटेंस है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चलो प्रिंसिपल बोलना तो प्रिंसिपल बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। इन जनरल बोलना है जनरल बोल दो। 1000 जूल उसका हीट कैपेसिटी। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दैट? मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितना एनर्जी लगेगा? 1000 जूल। उल्टा भी ट्रू है, अगर 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1000 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो जब 1 डिग्री से टेम्परेचर फॉल होगा तो क्या होगा? 1000 जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज। बराबर। इसी को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं और उसको बोलते हैं हीट इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? हीट इक्वेशन। तो मैं बता देता हूँ कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सब्सटेंस था, और अगर उस सब्सटेंस का यूनिट मास है हमारे पास, मतलब 1 kg का मास है, और उसका अगर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट 1000 जूल का है, तो इसका फिजिकल मतलब क्या होता है कि 1 kg ऑफ दैट सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो कितना एनर्जी लगेगा? 1000 जूल। इसका मतलब ये भी है कि उस सब्सटेंस के 1 kg मास का जब टेम्परेचर 1 डिग्री से फॉल होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? 1000 जूल। अगर 1 डिग्री बढ़ाने में 1000 जूल एब्जॉर्ब हो रहा है तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम करने में 1000 जूल रिलीज होगा। इसी को तुम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हो जो तुम पहले से लिख चुके हो। व्हाट इज एस? क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है। तो क्यू क्या आ गया? क्यू क्या आ जाएगा यहाँ से? एम एस डेल्टा टी। इसी को बोलते हैं हीट इक्वेशन। ऐसा खाओ कि सब घुमा के खाओ, पेट में जाता है। तुम S इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी को बोल रहे हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वहां से Q बन गया आपका एम एस डेल्टा टी, उसको बोल रहे हो हीट इक्वेशन। हो गया? राइट। सिर्फ हीट इक्वेशन, देखो वर्ड्स मैंने इसलिए बोला ना, यहाँ इतना कंफ्यूजन होता है ना। हीट इक्वेशन, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मतलब कैपिटल S अगर प्रिंसिपल है तो, और अगर मोलार है तो C। तो जब तुम स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हो तो S इक्वल टू समथिंग या C इक्वल टू समथिंग ऐसा लिखा जाता है। यहाँ पे क्या बोला? हीट इक्वेशन। हीट मतलब कौन? Q। तो Q का इक्वेशन क्या बन गया? भाई वो हीट इक्वेशन है, खत्म बात, उतना ही है। तो देयरफॉर हीट इज इक्वल टू, अभी हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट रिलीज्ड डिपेंड करेगा टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो मैंने वहां लिख के दिया है देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब ब्रैकेट में लिखा है और रिलीज गिवन आउट। गिवन आउट मतलब रिलीज होता है।
इज इक्वल टू मास इंटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, इसको बोलते हो हीट इक्वेशन। देयरफॉर हीट हीट गेन्ड और हीट लॉस्ट, गेन मतलब एब्जॉर्ब, लॉस मतलब रिलीज, इज इक्वल टू मास इंटू कौन सा, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इनटू क्या, चेंज इन टेम्परेचर। अब मैंने यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोला, क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर हीट गेन्ड होगा तो इंक्रीज होगा, हीट लॉस्ट होगा तो डिक्रीज होगा। ओके, तो इसलिए इन जनरल चेंज इन टेम्परेचर, ये बन गया आपका हीट इक्वेशन। याद रहेगा थोड़ी हीट इक्वेशन, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक, इसके बाद है थर्मल कैपेसिटी, है ना, है ना। हाँ, तो एक थर्मल कैपेसिटी नाम का छोटा सा टॉपिक भी है ना बीच में। हाँ, कैलोरीमीटर पे तो आएंगे ही हम लोग। थर्मल कैपेसिटी है कि नहीं है, तो थर्मल कैपेसिटी क्या होता है। थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो डिफरेंस क्या है फिर, जब तुम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हो तो तुम बोलते हो कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास, मतलब प्रिंसिपल, तो तुमने क्वांटिटी कितना लिया, 1 kg, या फिर बोलते हो 1 मोल, तो क्वांटिटी कितना है, 1 मोल, है ना। तो प्रिंसिपल और मोलार, उसी प्रिंसिपल में क्वांटिटी कितना था, 1 kg, मोलार में कितना है। हाँ, मेरे पास सब्सटेंस है ना 1 kg है ना 1 मोल है, लेकिन मुझे उस पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो जितना भी हीट लगेगा उसको क्या बोलेंगे, थर्मल कैपेसिटी। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जब तुम स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नाम में ये स्पेसिफिक मतलब तुम्हारे पास स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस था, अब वो स्पेसिफिक क्वांटिटी 1 kg था, यूनिट मास था, तो प्रिंसिपल बोल दिया। अगर वो स्पेसिफिक क्वांटिटी 1 मोल था तो तुमने उसको मोलार बोल दिया। अब ना मेरे पास 1 kg है ना मेरे पास 1 मोल है, मेरे पास एक बहुत बड़ा सब्सटेंस है, टोटल उसमें 10 kg का मास है, 20 kg का मास है, मुझे पूरे के पूरे 20 kg का जो बॉडी है, वोल बॉडी, पूरा बॉडी, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, उसी हीट को क्या बोल देंगे, थर्मल कैपेसिटी, बराबर। थोड़ी थर्मल कैपेसिटी, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ whole बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। The amount of heat required, to raise कितने से, to raise the temperature by how much, 1 degree Celsius, to raise the temperature of whole body, by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as, क्या बोलते हैं इसको, थर्मल कैपेसिटी, इज नोन एज थर्मल कैपेसिटी। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब थर्मल कैपेसिटी का इक्वेशन चाहिए, वो तो और भी सिंपल है। व्हाट इज हीट इक्वेशन, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तुम टेम्परेचर कितने से बढ़ा रहे हो, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 1, तो बन गया थर्मल कैपेसिटी का इक्वेशन, एम इंटू एस, डन, खत्म। ऐसे ही दिया होगा, एम इंटू एस, है ना, है। तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए और एक बार अभी आपसे समझना है, what is specific heat capacity of solids and liquids, amount of heat required to raise the temperature of unit mass, क्योंकि मैंने सॉलिड एंड लिक्विड बोला, बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक हो गया, इक्वेशन क्या बना था, एस इक्वल टू क्यू, डेल्टा क्यू भी बोल सकते हो, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, करेक्ट। गैस के केस में क्या प्रॉब्लम है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ता है, तो हम एक बार कांस्टेंट कर देते हैं प्रेशर को, उसको बोलते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एक बार कांस्टेंट कर देते हैं वॉल्यूम को, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गैस में और एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास 1 kg का गैस हो सकता है,
मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास 1 kg गैस है तो उसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के आगे लगा देंगे प्रिंसिपल। और अगर प्रेशर कांस्टेंट था तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट था तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्रेशर कांस्टेंट है तो एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर हमने देखा रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या रिलेशन आया? C इक्वल टू मोलार मास इंटू एस, मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मोलार मास इंटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ तक आ गया? पक्का पक्का, गुड। उसके बाद हमने डिफाइन किया हीट इक्वेशन, कुछ नहीं है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, दैट इज हीट इक्वेशन। फिर हमने देखा थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में छोटा डिफरेंस है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में तुम क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी बता रहे थे कि 1 kg है 1 मोल है। यहाँ तुमने बोला कोई क्वांटिटी नहीं डिफाइन करना, ये पूरा बॉडी है, उसका पूरा बॉडी का टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है? 1 डिग्री। तो आप बोलोगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो डेल्टा टी की वैल्यू तुमने हीट इक्वेशन में कितनी कर दी? 1। तो क्यू आ गया m इंटू एस। ये हो गया आपका थर्मल कैपेसिटी का इक्वेशन। पिक्चर क्लियर यहाँ तक? अब हम आ जाएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज कैलोरीमेट्री एंड द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डू कैलोरीमेट्री, उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीमीटर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था ना कि साइंस में इतने सारे ब्रांचेस है, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द साइंस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट इज कॉल्ड एज थर्मोमेट्री एंड द डिवाइस दैट यू यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोमीटर। वैसे ही ऑन द सिमिलर लाइन ये कैलोरीमेट्री क्या होता है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एक रॉड था जो हॉट है, हाई टेम्परेचर पे है, मैंने उसको हाथ लगा दिया। हाँ चटका बैठेगा वो छोड़ दो, वो तो है, पर क्या होगा? हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? फ्रॉम रॉड टू हैंड, मतलब हीट इज एक्सचेंज्ड, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम रॉड टू हैंड, बराबर। तो हमने अब तक ये बोला था कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर रीजन, या फिर फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ना दो टाइप के स्टेटमेंट्स बार बार आएंगे। एक होता है क्वालिटेटिव, मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट फ्लो हो रहा है कहाँ से? हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी तक। दूसरा कितना हो रहा है, क्वांटिटेटिव। तो तुमने तो बोल दिया कि हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, कितना हीट फ्लो हुआ वो बताता है कैलोरीमीटर। तो व्हाट इज कैलोरीमेट्री? कैलोरीमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। देखो कौन लिखा होगा, पहला ही स्टेटमेंट लिखा होगा कैलोरीमेट्री में, पहला पहला ही लाइन, कैलोरीमेट्री टाइटल के नीचे पहला ही लाइन क्या लिखा हुआ है? कैलोरीमेट्री, it is the experimental technique for quantitative measurement of heat exchange. तो कैलोरीमेट्री it is the experimental technique, experimental क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट से मेजर करने वाले हैं कि कितना हीट एक्सचेंज हुआ। इट इज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, किसका मेजरमेंट? हीट का नहीं, हीट एक्सचेंज का, ऑफ हीट एक्सचेंज। जैसे थर्मोमेट्री वाज द साइंस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, वैसे कैलोरीमेट्री क्या समझ में आ गया? इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज। जैसे थर्मोमीटर वाज अ डिवाइस विच मेजर्स टेम्परेचर, वैसे कैलोरीमीटर क्या होगा? इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज। सो कैलोरीमीटर, और नाम है ये ना कैलोरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलोरी? कुछ भी पैकेट लेके आते हो चिप्स का, बिस्किट्स का, उस पर लिखा होता है हाउ मेनी कैलोरीज। फिर जिम पे जाते हो, मैं कैलोरीज बर्न करने गया था, एनर्जी, मतलब कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, हीट इज ऑल्सो एनर्जी।
तो हीट एक्सचेंज मतलब कैलोरी एक्सचेंज, इसके लिए नाम वहां से आता है कैलोरीमीटर। व्हाट इज कैलोरीमीटर? इट इज अ डिवाइस, it is device which is used to measure heat exchange, which is used to measure heat exchange। अभी सिर्फ सिर्फ हीट एक्सचेंज के लिए हम लोग यूज करते हैं कि नहीं? एक्चुअली इन रियलिटी ये डिवाइस डिजाइन किया गया था टू मेजर हाउ मच इज द हीट एक्सचेंज, लेकिन हम उसका यूज उसके लिए करते ही नहीं। हम लोग यूज करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए। मैंने अभी बोला ना, मैंने स्टार्ट ही आज का लेक्चर किया था खिचड़ी से। भूख लागली असेल, मेरे को भी लगा, थोड़ी देर में रुक जाते हैं, थोड़ी देर में ध्यान दोगे तो थोड़ी देर में। सिलेबस होने तो फिर हम लोग खिचड़ी पार्टी कर लेंगे यहाँ पे। एनीवेज, कमिंग टू बैक टू दिस पॉइंट, एज आई टोल्ड यू, when you supply the same amount of when you supply the same amount of heat to the same quantity of two different substances, अमाउंट भी सेम था, क्वांटिटी ऑफ दो सब्सटेंस सेम था, हीट सप्लाई भी सेम था, लेकिन एक का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हुआ, दूसरे का कम हुआ, इसको आप बोलते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, ये कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए जो डिवाइस बनाया है वो है कैलोरीमीटर। एक्चुअली कैलोरीमीटर मेजर्स द हीट एक्सचेंज। देखो, बर्नर पे मैंने पानी में टोमेटो एंड लेटस से पोटैटो डाल दिया, बर्नर तो सेम हीट दे रहा है, हीट तो दोनों का सेम मिल रहा है। मान लो टोमेटो कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया, तो हीट ज्यादा एक्सचेंज किस में हुआ? बिटवीन बर्नर एंड टोमेटो। क्यों हुआ? क्योंकि टोमेटो का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो तुम हीट एक्सचेंज मेजर कर रहे हो, मतलब तुम क्या मेजर कर रहे हो? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एक्चुअली कैलोरीमीटर का यूज हम लोग करते हैं टू मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। और अगर आपको रटना नहीं है, मतलब अगर आपको खुद को ज्यादा तकलीफ देनी नहीं है, तो कोई भी चीज को सिर्फ समझ लो और लिखते जाओ। मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी फिजिक्स का थ्योरी टॉपिक हो ना, उसका फ्लो बना लो। एक इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ कर लो, और डायग्राम ड्रॉ हो गया तो कंस्ट्रक्शन अपने आप लिख लोगे। तो एक बार तुमने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद डायग्राम। अब ये कैलोरीमीटर दिखता कैसे है? जैसे थर्मोमीटर कैसा दिखता है? दो तीन टाइप के थर्मोमीटर थे ना, एक था लिक्विड इन ग्लास, वो कैसा दिखता है? एक ग्लास ट्यूब, उसमें क्या है? लिक्विड है, जैसे मर्क्यूरी है। दूसरा क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। तीसरा क्या था? हाँ, रजिस्टेंस थर्मोमीटर। वैसे इसमें हमको एक ही टाइप के कैलोरीमीटर की बात करनी है, तो वो दिखता कैसे है? तो बहुत सिंपल है। इसमें होता है एक सिलेंड्रिकल वेसल। क्या होता है? सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल एंड अ स्टीरर। स्टीरर पता है? स्टीरर मिक्स करने के लिए। और ये सिलेंड्रिकल वेसल और स्टीरर बोथ आर मेड अप ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे एक स्टीरर है, इसको स्टीरर मान लेते हैं, और सिलेंड्रिकल वेसल है, बोथ आर मेड अप ऑफ कॉपर। और इसमें एक थर्मोमीटर भी है, एंड अ थर्मोमीटर, एंड अ थर्मोमीटर, राइट? करेक्ट। तो कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ, ये कैलोरीमीटर है, इतना कैलोरीमीटर है, इतना ही कैलोरीमीटर है। इसके बाद के जो अगले पार्ट्स आएंगे वो कैलोरीमीटर के पार्ट नहीं होंगे, उसका कुछ पर्पस और था, तो मैं बताता हूँ। तो पहले याद रखना, इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल एंड अ स्टीरर मेड अप ऑफ कॉपर एंड अ थर्मोमीटर। बराबर? तो जो स्टीरर है और जो सिलेंड्रिकल वेसल है वो किसका है? कॉपर का है। और थर्मोमीटर कॉपर का नहीं हो सकता, वो अपना नॉर्मल थर्मोमीटर है, लिक्विड इन ग्लास टाइप का। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब एक काम करेंगे, देखो प्रॉब्लम क्या है, तुमको क्या करना है पहले वो समझ लो। कैलोरीमीटर क्या करता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करता है, या फिर हीट एक्सचेंज कितना वो मेजर करता है? भाई हीट एक्सचेंज किसमें? किसमें? तो पहले इसमें हम लोग वाटर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं इसमें? वाटर। गुड। अभी एक एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके थोड़ा सा समझ लेते हैं चीजों को, इसको फिलहाल साइड में रखो। लेट मी आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। गर्मी के दिन थे, बहुत गर्मी थी, आप बाहर से आए, है ना? फिर यहाँ पे एसी वेसी लगा के बैठ गए, या तो एसी पहले से चालू था समझ लो। फिर थोड़ी देर के बाद आपको गर्मी नहीं लगती, लगती? ऐसा क्यों?
हीट बाहर निकलता है मतलब क्या होता है? चलो और सिंपल कर दूं ना, तुम आंसर दोगे मिस्टर वाइट, क्योंकि तुम बहुत ही गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। मिस्टर वाइट, तुम गए किसी कोल्ड ड्रिंक की शॉप पे और बोला कोल्ड ड्रिंक दो, उसने तुमको ऐसा रैक में से बोतल निकल के दे दी, तो ना ठंडा थोड़ी है ये तो गर्म है, नॉर्मल है नॉर्मल। मेरे को ठंडा चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए कोल्ड। उसने तुमको रेफ्रिजरेटर में से बॉटल निकाल के दिया, हाँ अभी ठंडा है। फिर तुम वहाँ खड़े रहे और कोल्ड ड्रिंक बाहर पड़ा रहा, थोड़ी देर के बाद वो भी गर्म हो गया, मतलब क्या हुआ? हीट एक्सचेंज हुआ, वेरी गुड। हीट एक्सचेंज हुआ सराउंडिंग से बॉटल में, राइट? करेक्ट। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? अरे हीट ट्रांसफर हो गया, हीट एक्सचेंज हो गया, उसका मतलब क्या हुआ? उसको बोलते हो थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हुआ कि बोथ बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर। अब इसका कनेक्शन यहाँ पे है। तो ये जो कैलोरीमीटर है ना, कैलोरीमीटर क्या था? क्या था? सिलेंड्रिकल वेसल था, किसका था? कॉपर का था। और कौन था? स्टीरर था। और इसमें तुमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी, वाटर। ओके। और तुमने बहुत टाइम तक पानी वहीं छोड़ दिया। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी सेम। क्योंकि आगे इक्वेशन समझ में नहीं आएंगे तुमको, अगर तुमको यही नहीं ध्यान में आ रहा तो गए काम से आगे। तो कैलोरीमीटर में हमने वाटर बहुत पहले रख के छोड़ दिया इसको, मतलब हमने वाटर को और कैलोरीमीटर को सफिशिएंट टाइम दिया है टू एक्सचेंज हीट एंड टू रीच थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब बोथ आर एट सेम टेम्परेचर। अब अब हम इसमें एक तीसरा ही लिक्विड ऐड करेंगे जो हॉट लिक्विड होगा, वो हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो भी हीट एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि मैं हॉट लिक्विड ऐड करूंगा, उसका हीट एक्सचेंज किसके साथ होना चाहिए? स्टीरर के साथ और बीकर के साथ, मतलब सिलेंड्रिकल वेसल के साथ। उसका हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं होना चाहिए। तो अगर सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम इसको जैकेट देते हैं, जैकेट। है ना? तुमको भी ठंड लगती है तो क्या करते हो? क्या करते हो? जैकेट पहनते हो ना? नहीं पहनते? पहनते हो कि नहीं? हाँ। तो इसको भी एक जैकेट बना पहना दिया, कैलोरीमीटर को एक जैकेट पहना दिया, इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग जैकेट। तुम जब जैकेट पहनते हो तो क्या होता है? देखो क्या है, योर बॉडी, आई डोंट नो द बायोलॉजिकल वर्ड फॉर दैट, बट आपके बॉडी में ना कुछ प्रोसेस होती है जो हीट जनरेट करती है, और वो हीट, क्योंकि ठंड के दिन है, सराउंडिंग में टेम्परेचर कम है, तो तुम्हारी बॉडी से हीट रिलीज होता रहता है, बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इसलिए तुमको ठंड लगता है। फिर तुम जैकेट पहनते हो तो क्या करते हो? तुम उस हीट को बाहर जाने नहीं देते, राइट? तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ जैकेट? नॉट अलाउिंग हीट टू गो आउट। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इंसुलेटिंग जैकेट? नॉट अलाउिंग द हीट ऑफ द सिस्टम टू गो आउट। बराबर? करेक्ट। और ये जो कैलोरीमीटर है ये हवा में लटका हुआ है, अच्छा दिखता है क्या? ऐसा नहीं। तो यहाँ पे सपोर्ट डाल दिए। ये सपोर्ट भी क्या है पता है? इंसुलेटिंग है। क्या है ये? इंसुलेटिंग। अभी इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग क्यों बोल रहा हूँ, उसका भी रीजन आप सीखोगे इसी चैप्टर में आगे। देर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है? घर में जब हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो तुम कोई भी यूटेंसिल यूज करो, कुकर ले लो, कुछ भी ले लो, उसके ऊपर एक काले कलर का सब्सटेंस लगा के रखते हो। क्यों? हैंडल पे, हैंडल पे एक काले कलर का कुछ होता है ना, प्लास्टिक का। क्यों होता है? क्योंकि वो जो बर्नर से, सिलेंडर सिलेंडर बोल रहा हूँ, बर्नर से जो तुम्हारा सिलेंड्रिकल वेसल था, कुकर था, वहां हीट गया, वहां से हैंडल में हीट आया, और तुमने हैंडल को पकड़ के रखा, झटका लगेगा, झटका। इसलिए क्या किया? इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया। ऐसा ही है। हाँ, तो ये जो सपोर्ट है ये भी कौन है पता है? इंसुलेटिंग सपोर्ट्स है। मतलब हम किसी भी तरीके से हीट को बाहर देना, जाने देना नहीं चाहते, तो इसलिए क्या है? इंसुलेटिंग सपोर्ट है। यहाँ तक क्लियर है? अभी तो स्टार्ट ही हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी पूरा का पूरा बाकी है, राइट? इंटरवल होगा ना? इंटरवल होगा। इंटरवल नहीं होगा, वो होगा, क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। सीक्वेंस बोलते हैं ना, बाहुबली 1, बाहुबली 2, कैलोरीमीटर 1, कैलोरीमीटर 2। यहाँ ध्यान दो। अभी देखो, एक छोटी सी गलती हो गई हमसे। गलती क्या हो गई?
तुमने स्टीरर को भी अंदर डाल दिया, तुमने थर्मोमीटर को भी अंदर डाल दिया, तो बात बताओ कि तुम जो नया लिक्विड डालने वाले हो उसको मिक्स कैसे करोगे? तो स्टीरर तो चाहिए ना, और थर्मोमीटर अंदर डाले, मेजर कैसे करोगे? करोगे मेजर? नहीं करते आएगा। कर सकते हैं क्या? नहीं। तो एक काम करेंगे, अरे ये याद नहीं रहेगा आपको बाद में, इसलिए अभी अच्छे से समझ लो। तो इसको ऐसा कर देंगे हम लोग, ऐसा, मतलब कम से कम स्टीरर और थर्मोमीटर बाहर दिखाना पड़ेगा तुमको। स्टीरर टू मिक्स एंड थर्मोमीटर टू मेजर। गुड, राइट। अब समझ लेते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, इसको समझाना पड़ेगा। इट कंसिस्ट ऑफ, द कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ cylindrical vessel and stirrer made up of copper and a thermometer है। उसके बाद it also consists of an insulating jacket with insulating support। क्या करने के लिए? इसको हैंग करने के लिए, कैलोरीमीटर को हैंग करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? पक्का क्लियर है? इसमें पहले से क्या भर के रखा है? पानी, वाटर। तो द cylindrical vessel contains water and the temperature of water and calorimeter is same। अब क्या करेंगे? अब एक हम लोग लिक्विड लेंगे, हॉट लिक्विड, इसको सैंपल ए बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सैंपल ए। तो हमने क्या किया, एक सैंपल ए लिया जिसका हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करना था। वो सैंपल ए लिया, हॉट सैंपल है। लिड ओपन किया, लिड मतलब ढक्कन, ये जो ढक्कन है इसको ओपन किया, वो लिक्विड अंदर डाल दिया, ढक्कन वापस से क्लोज कर दिया और स्टीरर से मिक्स कर दिया। अब स्टीरर से मिक्स क्यों किया? क्योंकि जब तुम लिक्विड मिक्स कर रहे हो तो आपको ये चाहिए कि वाटर और लिक्विड यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, नहीं तो एक ही जगह पे पूरा लिक्विड रह गया। तो हम उसको स्टिर कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर? गुड। अभी इसके आगे का समझने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स चाहिए। तो इन टोटल यहाँ पे आपके पास 3 सब्सटेंस है। कौन से 3 सब्सटेंस? वाटर, कॉपर एंड सैंपल ए। तो एक काम करो, m1 इज द मास ऑफ सैंपल ए, ऐसा बोल दो, मास ऑफ सैंपल ए। m2 इज मास ऑफ वाटर या मास ऑफ कॉपर, जो भी बोलना होगा, डज नॉट मैटर रियली। तो मास ऑफ कॉपर। m3 इज मास ऑफ वाटर, बराबर, राइट। तो T1 इज द टेम्परेचर किसका? सैंपल ए का, तो ये हायर टेम्परेचर है। T2 इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर, क्योंकि इन दोनों को तुमने सफिशिएंट लॉन्ग टाइम तक छोड़ के रखा था साथ में, तो टेम्परेचर सेम हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गए, बराबर। उसके बाद जब आपने सैंपल को मिक्स कर दिया, देखो क्या है, ये आप हर दिन रोज करते हो ये, सिर्फ अभी तुम पहली बार उसको साइंस पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हो। बहुत गर्म पानी था, ठंडा पानी मिक्स कर दिया, गर्म पानी का टेम्परेचर कम हो गया, ठंडे पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। मतलब गर्म पानी का टेम्परेचर और ठंडे पानी का टेम्परेचर अभी आ गया सेम कॉमन टेम्परेचर पे। तो टी क्या है? फाइनल टेम्परेचर है ये क्या है? फाइनल टेम्परेचर है, करेक्ट, गुड, राइट। तो हमने सैंपल ए को मिक्स किया किसके साथ? वाटर के साथ। और वाटर किसके कांटेक्ट में था? कैलोरीमीटर के साथ। तो हीट एक्सचेंज किसमें हुआ? सैंपल ए ने हीट लूज किया, तो कौन कौन गेन करेगा? वाटर एंड कैलोरीमीटर। तो जो प्रिंसिपल है ना, इसका प्रिंसिपल लिखा होगा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस किसने किया? सैंपल ए ने। हीट गेन किसने किया? वाटर और, हाँ, तो हीट लॉस्ट बाय सैंपल ए इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर मतलब कॉपर। है क्लियर? बराबर, सही है, श्योर। हीट लॉस्ट मतलब हीट, और हीट का इक्वेशन तुमने इसलिए सीखा था ms∆T। सैंपल ए को हमने किससे नोट किया? 1 से तो मैं हीट इक्वेशन क्या लिखूंगा? m1s1 ∆T1, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सैंपल ए
इक्वल टू, यहाँ पे दो सब्सटेंस है तो क्या लिखोगे, M2S2 डेल्टा टी, किसका किसका, वाटर का या फिर कैलोरीमीटर का। चलो कैलोरी मान लेते हैं क्योंकि हमने कॉपर को क्या बोल के रखा है, कॉपर को क्या बोला था तुमने, नंबर 2। तो M2S2 डेल्टा 2 क्या है, ये कॉपर का है, प्लस M3S3 डेल्टा टी, ये किसका है, किसका है, वाटर का है। इधर मैंने 2 और इधर मैंने 3 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैलोरीमीटर और वाटर सेम टेम्परेचर पे थे और बाद में भी सेम टेम्परेचर पे आने वाले हैं। है तो क्लियर, पक्का पक्का श्योर। हमको चाहिए S1, तो पहले S1 फाइंड कर लेंगे। S1 कैसे फाइंड कर लेंगे, सबसे पहले M1S1 डेल्टा T1, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में नहीं आता कहाँ से आया, तो समझ लेंगे थोड़ी देर में। M2S2 डेल्टा T, ये भी नहीं समझ में आता। M3S3 डेल्टा T। जब तुम सैंपल ए की बात कर रहे हो, सैंपल ए का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, लिखा है, लिखा है T1। फाइनल कितना हो गया, वेरी गुड, तो व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सैंपल ए, T1 माइनस टी, क्योंकि इधर इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है, फाइनल कम है। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल मत सोचना। सैंपल ए हॉटर था, T1 वाज हायर और फाइनल टेम्परेचर इज लोअर, क्योंकि सैंपल ए ने हीट को लॉस किया है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, T1 माइनस टी। और अगर तुम कैलोरीमीटर और वाटर की बात कर रहे हो तो उनके लिए उल्टा है, उन्होंने गेन किया है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, T माइनस T2 और T माइनस टी, बराबर, राइट, करेक्ट। बुक में ऐसा बताया ही नहीं, डायरेक्ट लिख दिया, तो तुमको समझना है इसका लॉस हुआ तो फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल, इसका गेन हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। तुमको चाहिए था S1, तो M1 T1 माइनस टी डिवाइड कर दो, तो M2S2। इफ यू वांट दोनों में T माइनस T2 सेम था तो बाहर निकाल दिए, ठीक है, कॉमन निकाल लिया ना। M2S2 प्लस M3S3 डिवाइडेड बाय, यहां से कौन आया, M1 T1 माइनस टी, ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सैंपल ए का एक्सप्रेशन, बन गया। अगर तुमको वाटर का फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना है, S3, तो थोड़े से टर्म्स को रीअरेंज कर लो और S3 भी तुमको मिल जाएगा, हो गया। तो दैट इज द एंड ऑफ कैलोरीमीटर। मैं कल वापस एक बार रिवाइज करवा दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे।